Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 3rd June 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download May 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about rat hole mining, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. It is also important from our syllabus paper 4 environment point of view. तो देखिए, रैट होल माइनिंग से रिलेटेड तो कई सारे आर्टिकल्स हम पहले भी कवर कर चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़े नए डेवलपमेंट्स हुए हैं हाल फिलहाल में, इस कारण से इसको दोबारा से आज हम देख रहे हैं. तो देखिए, रैट होल माइंस होते क्या हैं. छोटे छोटे होल्स बना दिए जाते हैं इस तरह के पहाड़ों के अंदर. ऐसा नहीं है कि इसमें रैट्स होते हैं, ये कंफ्यूज नहीं होना है कि रैट्स होते हैं. छोटे छोटे इस तरह के होल्स बनाए जाते हैं और इसमें फिर बच्चों को भेजा जाता है अंदर माइनिंग करने के लिए, अंदर से कोल वगैरह निकालने के लिए. तो इसको कहते हैं रैट होल माइनिंग, वेयर स्मॉल होल्स आर क्रिएटेड इनसाइड द हिल्स टू कलेक्ट कोल इन ए स्मॉलर अमाउंट एंड इट मेनली यूजेज चाइल्ड लेबर, क्योंकि बच्चे आराम से इसके अंदर जा सकते हैं. और ये रैट होल माइनिंग ज़्यादातर प्रैक्टिस होती है मेघालय के अंदर, मेघालयन हिल्स में, गारो खासी जयंतिया हिल्स में. कारण क्या है, क्यों मेघालय के अंदर ये रैट होल माइनिंग ज़्यादा प्रैक्टिस होती है? तो आप देखेंगे अगर तो आपको पता चलेगा, इस इमेज से भी आपको पता चल सकता है, वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, कि जो मेघालय के अंदर हिल्स हैं उनके अंदर जो कोल का सीम है, कोल सीम मतलब आप समझिए कि अमाउंट ऑफ कोल वो काफ़ी कम है. कोल सीम इज़ एक्सट्रीमली थिन. तो दूसरे शब्दों में कहें तो कोल अमाउंट ज़्यादा है नहीं पहाड़ों के अंदर, और इस कारण से पहाड़ों को खोद करके, जिस तरह से ट्रेडिशनल माइनिंग होती है कोयले की, कि खोद करके अंदर पूरा एरिया एक बनाया जाता है, फिर वहाँ पे पिलर्स लगाए जाते हैं, फिर कॉमर्शियल तरीके से कोल माइनिंग होती है, वो करना यहाँ पे इकोनॉमिकली वाइबल होगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोयला अंदर है नहीं. अब पूरी तरह से इसकी खुदाई करके नीचे पिलर लगा करके और बहुत सारे मजदूरों को लगा करके कोयला अगर निकाला जाए तो इट विल नॉट बी इकोनॉमिकली वाइबल. एंड दैट इज़ वाई यहाँ के कोयले को निकालने के लिए फिर ये तरीका लगाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं रैट होल माइनिंग, जिसमें छोटे छोटे होल्स बना करके फिर बच्चों को एम्प्लॉय किया जाता है. ऑफ कोर्स इट इज़ इलीगल, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड लेबर का एम्प्लॉयमेंट हो रहा है. अब क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं रैट होल माइनिंग से एसोसिएटेड? सबसे बड़ा चैलेंज तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इट प्रमोट्स चाइल्ड लेबर, एंड मेनली बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज ऑफ द होल्स इट इज़ प्रेफरेबल दैट चाइल्ड लेबर्स आर एम्प्लॉयड फॉर दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी. उसके अलावा बहुत बार लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, हाल फिलहाल में इसी कारण से आर्टिकल आया है भी है, वहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं. ये जो होल्स बनाए जा रहे हैं साइंटिफिक तरीके से तो बनाए जाते नहीं हैं, तो बहुत बार ये फिर होल कोलैप्स कर जाते हैं. कभी कभार एक्सीडेंट्स भी हो जाती हैं, बच्चों को भी इससे उनकी डेथ भी हो सकती है. तो उसके अलावा तीसरा जो मेजर प्रॉब्लम है वो है रिवर वाटर पॉल्यूशन, क्योंकि ये जो माइनिंग है वो अनसाइंटिफिक तरीके से हो रही है, और इस माइनिंग में कई सारे केमिकल्स, मेनली जो फेरस सल्फाइड केमिकल है वो आसपास के रिवर से जाकर के मिल जाता है. फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे माइनिंग की और कोयला निकाल लिया, कोयले के साथ साथ थोड़ा बहुत जो आयरन है, फेरस सल्फाइड है, वो तो वही रह गया. फिर जब बारिश होगी तो ये पानी फिर फेरस सल्फाइड पानी के साथ मिक्स होकर के, रेन वाटर के साथ मिक्स होकर के आसपास के रिवर्स में जाएगा, और फिर ये जो फेरस सल्फाइड आसपास के रिवर्स में मिक्स होता है, इस कारण से रिवर का पानी जो है वो एसिडिक हो जाता है, क्योंकि रिवर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है, और फिर इससे इंडस्ट्रियल ब्लास्ट्स भी हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं. यहाँ पे मैंने केमिकल रिएक्शन दे रखा है कैसे फेरस सल्फाइड ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिल करके सल्फ्यूरिक एसिड बना सकता है. अब इतना टेक्निकल तो देखो सिविल सर्विसेज में हमें ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि रैट होल माइनिंग से फेरस सल्फाइड्स निकलते हैं जो आसपास की नदियों से मिल सकते हैं और उसके पानी को एसिडिक बना सकते हैं. और एसिडिक बनाने से होता क्या है कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, कोपली ब्लास्ट हुआ था 2019 में, कोपली रिवर. तो कोपली रिवर के ऊपर एक हमने डैम बना करके वहाँ पे पावर प्लांट बना रखा है, और धीरे धीरे हुआ क्या कि वहाँ का जो पाइपलाइन था वो कोरोड होने लगा बिकॉज ऑफ एसिडिटी इन द कोपली वाटर. तो पानी के अंदर एसिडिटी बढ़ गई थी बिकॉज ऑफ रैट होल माइनिंग इन द नियर बाई हिली एरियाज. तो इस कारण से कोपली नदी का पानी जो है वो एसिडिक हो गया, और उसने जो पाइप्स होते हैं, मोटे मोटे जो स्टील के पाइप्स होते हैं, उनको धीरे धीरे अंदर से कोरोड कर दिया, सरा दिया,
और इस कारण से पाइप्स कमज़ोर हो गए और एक बार जब प्रेशर लगाया गया तो वो प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो पाइप्स फट गए, जिसमें 4 लोगों की डेथ भी हो गई थी। ये इंसिडेंट हुआ था अक्टूबर 2019 में। तो कभी भी रैट होल माइनिंग पे सवाल आ जाए तो आपको कोपली एक्सीडेंट या कोपली ब्लास्ट के बारे में ज़रूर लिखना है। अब करंट इश्यूज देखते हैं जिस कारण से ये आर्टिकल आया है और जिस कारण से मैं इसको दोबारा कवर कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोपली रिवर के आसपास यहाँ पे गारो खासी जयंतिया हिल्स हैं और वहाँ पे रैट होल माइनिंग बहुत प्रैक्टिस होती है। अब इस एरिया के जो लोग हैं ईस्ट एंड वेस्ट जयंतिया हिल्स के या वेस्ट खासी हिल्स के, वो कंप्लेन कर रहे हैं कि रैट होल माइनिंग तो होती ही होती थी, जिस कारण से यहाँ पे कोल तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता ही था। अब उस कोल को कोक में कन्वर्ट करने के लिए भी प्लांट्स लगाए जा रहे हैं इस एरिया में। तो यहाँ पे कोल बनता था, अब कोल को कोक में कन्वर्ट किया जा रहा है विथ हेल्प ऑफ अ कन्वर्जन प्लांट, और जिस कारण से बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है। एंड दैट इज़ वाई पीपल ऑफ दिस एरिया, पीपल लिविंग इन दीज गारो खासी जयंतिया हिल्स आर फोर्स्ड टू मूव आउट एंड लिव इन सिटीज़ लाइक शिलोंग। क्योंकि पहले वाटर पॉल्यूशन तो था ही था, अब कोल टू कोक कन्वर्जन प्लांट के कारण एयर पॉल्यूशन भी काफ़ी बढ़ गया है और जिस कारण से लोगों को अब यहाँ पे रहने में तकलीफ हो रही है। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल मैंने बस इसलिए लिया है ताकि एक तो मैं आपको समझा सकूं द इन्वायरमेंटल कंसर्न्स रिलेटेड विथ रैट होल माइनिंग। तो अब आपको रैट होल माइनिंग से रिलेटेड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स में बस वाटर पॉल्यूशन नहीं लिखना है, एयर पॉल्यूशन भी लिखना है। दूसरा मैंने आर्टिकल इसलिए लिया है ताकि आपको कोल और कोक के बीच का अंतर समझा सकूँ। देखिए, कोल जैसा कि मैंने आपको बताया रैट होल माइनिंग से निकाला जाता है। कोल कैसा होता है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर का होता है, साइनी होता है, इस तरह से आप देख सकते हैं चमकता हुआ डार्क कलर का है। लेकिन कोल के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्यूरिटीज़ होती हैं। इसके अंदर कार्बन के अलावा जो मेन बर्निंग मटेरियल, उसके अलावा कई सारी इम्प्यूरिटीज़ होती हैं जैसे सल्फर वगैरह भी होता है, जिस कारण से जब कोल को जलाया जाता है तो एनर्जी कम निकलती है, धुआं ज़्यादा निकलता है, मतलब पॉल्यूशन ज़्यादा निकलता है कोल को जलाने से। इट प्रोड्यूसेस लेस हीट बट मोर पॉल्यूशन। अगर कोल को कोक में कन्वर्ट कर दिया जाए, इस कोल को कोक में कन्वर्ट कर दिया जाए तो फिर ये बेहतर फ्यूल बन जाता है। कोक कैसा होता है, थोड़ा डल कलर का होता है, आप देख सकते हैं इतना डार्क नहीं है, थोड़ा डल कलर का है। तो ये भी ब्लैक लेकिन थोड़ा डल कलर का है। लेकिन ये जब बर्न किया जाता है तो इसमें ज़्यादा एनर्जी निकलती है। इट इज़ हॉटर एंड क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी और इसको ट्रांसपोर्ट भी आसानी से किया जा सकता है। वो बात अलग है कि कोक थोड़ा महंगा होता है कोल की तुलना में। तो जरा समझते हैं ब्रीफली कि कोल को कोक में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और इसी कारण से यहाँ के लोग यहाँ से माइग्रेट आउट कर रहे हैं क्योंकि कोल टू कोक कन्वर्जन के प्लांट्स यहाँ लगाए गए हैं। तो देखते हैं कोल टू कोक कन्वर्जन प्लांट क्या होता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझना नहीं है हमें कौन सी सिविल या केमिकल इंजीनियरिंग करनी है, लेकिन मोटा मोटा समझो कि इस तरह के ब्लास्ट फर्नेस लगे रहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस, और प्रोसेस का नाम है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और ये जो इक्विपमेंट है उसका नाम है ब्लास्ट फर्नेस। इसमें एक तरफ से कोयला डाला जाता है, उसको फिर पीसा जाता है, फिर उसको इस तरीके से अलग अलग प्रोसेसेस से निकाला जाता है और अंत में फिर हमें यहाँ पे कोक मिल जाता है। और कोक एक बेहतर फ्यूल है एज़ कम्पेयर टू कोल। तो मिलता बनता ये कोल से ही है लेकिन कोक बेहतर है। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसमें कोल टू कोक कन्वर्जन किया जाता है, इसमें कोल को हीट किया जाता है एट ए वेरी हाई टेम्परेचर इन लिमिटेड ऑक्सीजन प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कोल को हीट किया जाता है, तब वो कोक में कन्वर्ट हो जाता है। और कोक एक बेहतर सोर्स है एनर्जी का, इट इज़ अ बेटर फ्यूल और इसकी प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा है, लेकिन चूंकि ये महंगा है इसलिए इसका इस्तेमाल कम होता है हमारे देश में। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about Shanghai Cooperation Organization. This topic is important from our syllabus, paper 3, international agencies point of view. तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले देख लेते हैं। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इट वाज क्रिएटेड इन 2001। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे या मिलिट्री या सिक्योरिटी लेवल पे इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो आपस में कोऑपरेट करें ताकि पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी बनाई रखी जाए अमंग्स दीज 8 मेंबर्स। और इस ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटेरिएट है बीजिंग के अंदर। ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इंडिया के जो 2 मेन राइवल्स हैं पाकिस्तान और चाइना, दोनों ही इसके मेंबर्स हैं। और इस कारण से जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज होते हैं
पाकिस्तान या चाइना के अगेंस्ट इंडिया के, वो इंडिया इस प्लेटफॉर्म पे रेज कर सकता है। तो ज़रा देखते हैं इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। ध्यान रखने के लिए, याद रखने के लिए आपको मैं सिंप्लीफाई करा देता हूँ कि देखिए इसके जो मेंबर्स हैं वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज तो 5 ही हैं, आपको पता है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उसके अलावा एक और है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान इसका हिस्सा नहीं है, बाकी 4 इसके मेंबर हैं, प्लस रसिया, चाइना इसके मेंबर हैं। उसके अलावा 2 और मेंबर हैं इंडिया, पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान को मेंबरशिप हाल फिलहाल में मिली है 2017 में। रसिया ने कहा कि इंडिया को मेंबरशिप दिला दी जाए एससीओ के अंदर, तो फिर चाइना ने पाकिस्तान को मेंबरशिप दिला दी एससीओ के अंदर, ताकि बैलेंस किया जा सके। तो इस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान को भी मेंबरशिप मिल गई एससीओ की 2017 में। एससीओ से रिलेटेड एक इसका स्ट्रक्चर है, आप समझिए कि एक प्लेटफॉर्म है जो एससीओ के मेंबर कंट्रीज ने मिल करके बनाया है। उस प्लेटफॉर्म का नाम है रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसमें इन सारे कंट्रीज ने मिल करके एक समझिए तो एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है, एक ग्रुप बनाया है, और वो उसका नाम है रैट्स। और इस रैट्स का पर्पस है कि इस 8 कंट्रीज़ के अंदर अगर कोई टेररिज्म की इश्यूज़ होते हैं, एक्सट्रीमिज़म होती है, तो फिर रैट्स की मदद से इसको काउंटर किया जाएगा। तो आपसे प्रीलिम्स में सीधा सीधा इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है कि रैट्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। योर ऑप्शंस माइट बी ब्रिक्स, एससीओ, यूनाइटेड नेशंस, इस तरह के ऑप्शंस दे सकता है। तो करेक्ट आंसर विल बी एससीओ। तो इस बात के लिए रेडी रहना, अदरवाइज इससे और रिलेटेड कोई सवाल बन नहीं सकता। अब करंट न्यूज़ पे आते हैं, क्यों हम ये आर्टिकल कवर कर रहे हैं। तो एक एग्रीमेंट साइन हुई है एससीओ मेंबर कंट्रीज़ के बीच में। उस एग्रीमेंट का नाम है कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ मास मीडिया। ये एग्रीमेंट इनफैक्ट जून 2019 में ही साइन हो गई थी, लेकिन अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि भारत सरकार ने इसको अप्रूव कर दिया है फॉर एप्लीकेशन इन इंडिया। तो भारत सरकार ने एग्रीमेंट साइन किया था 2019 में अब, लेकिन उसको पूरी तरह से अप्लाई करने के लिए भारत सरकार ने इसको रेटिफाई कर दिया है। ये आर्टिकल से किस तरह से मेंस में सवाल बन सकता है वो देखिए। हो सकता है आपसे सीधा सीधा तो ये पूछेगा नहीं कि कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ मास मीडिया, ऐसा नहीं पूछेगा। पूछेगा कि एससीओ के बारे में बताइए, डिस्कस ब्रीफली अबाउट एससीओ एंड सम रिसेंट इनिशिएटिव्स टेकन ऑन दिस प्लेटफॉर्म। वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यू कैन कोट दैट कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ मास मीडिया वाज फाइनलाइज्ड अमंगस्ट एससीओ कंट्रीज रिसेंटली। इससे ज़्यादा आपको मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है। सीधा सीधा पूछ लेंगे कि रिसेंटली इंडिया अग्रीड टू कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ मास मीडिया ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो इस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए। अब तो ये काफ़ी सरल सवाल हो गया है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। लेकिन इस तरह के सवाल यूपीएससी या एपीएससी प्रीलिम्स में आ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। The next article is taken from national segment. It is about model tenancy law and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. तो सबसे पहले जरा समझते हैं कि क्या है करंट चैलेंजेज इन टेनेंसी। मतलब जब लोग किराए पे घर लेते हैं और मकान मालिक अपना घर किराए पे देते हैं, तो दोनों ही पार्टीज़ को क्या क्या तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। जो मकान मालिक है, जो लैंडलॉर्ड है, वो सोचता है कि पता नहीं जब मुझे मेरा घर वापस मिलेगा तो किस हालात में मिलेगा, मेरी प्रॉपर्टी को ये लोग कहाँ कहाँ डैमेज कर देंगे। और जो किराएदार हैं, जो टेनेंट्स हैं, वो सोचते हैं कि मैंने जो सिक्योरिटी अमाउंट जमा किया है कितना पैसा मुझे वापस मिलेगा, कितना पैसा ये काट लेंगे। तो ये सब चीज़ें, अगर कुछ ये इन्होंने पैसा वापस नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूँ, कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट कौन जाना चाहता है छोटी छोटी बातों के लिए। तो ये सब दोनों ही पार्टीज़ के मन में बहुत सारे एप्रीहेंशंस रहते हैं, किराएदार रखने से पहले, लैंडलॉर्ड के मन में, और किराएदार को घर में जाने से पहले। और भी कई सारे चैलेंजेस हैं। चैलेंज ऑफ रीपोजेशन। रीपोजेशन का मतलब होता है कि 10 ईयर ख़त्म होने से पहले ही घर से निकाल देना। कि एग्रीमेंट है 1 साल का, मकान मालिक आकर के 6 महीने बोलेगा कि अब घर खाली करो। तो ये हमेशा से डर बना रहता है टेनेंट का कि पता नहीं कब मुझे नोटिस दे दे। दूसरा चैलेंज है एडवर्स पोजीशन का। एडवर्स पोजीशन में कभी कभार कैसा होता है कि किराएदार घर खाली ही नहीं करता, वो बोलता जाओ जो करना है कर लो, जाओ केस करना है कर लो। उसको पता है कि कोर्ट में क्या होगा, 10-10 साल तक केस चलता रहेगा, वो घर खाली नहीं करता ज़बरदस्ती। और मकान मालिक मान लो किसी भी कारण से कमज़ोर है तो उसको दबाते हैं किराएदार, अगर वो पावरफुल हैं तो, और घर खाली नहीं करते। दैट इज़ नोन एज एडवर्स पोजीशन। फोर्सफुल ऑक्यूपेशन ऑफ द फ्लैट बाय टेनेंट्स। देयर आर सो मेनी डिस्क्रिपेंसीज एज वेल। ये तीसरा इशू है टेनेंसी में कि
देखिए, चूंकि टेनेसी एक स्टेट सब्जेक्ट हुआ, क्यों? क्योंकि लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है, और लैंड स्टेट सब्जेक्ट है तो उसके ऊपर बनी हुई प्रॉपर्टी भी स्टेट सब्जेक्ट हो गई। तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे टेनेसी, किराया देना, लगाना, ये सब स्टेट सब्जेक्ट हुआ। तो इस कारण से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कानून है, और उन कानूनों में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, डिस्क्रिपेंसीज हैं कि लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। आप रहते हैं महाराष्ट्र में, वहाँ पे अलग कानून, आप गए पंजाब, फिर वहाँ अलग कानून, फिर आप गए दिल्ली, अलग कानून। तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ टेनेट्स एज वेल एज लैंडलॉर्ड्स। तो इन सारे चैलेंजेस के कारण दिक्कत क्या होती है कि किराया लेने में या किराएदार को किराया के घर को लेने में या मकान मालिक को अपने घर को किराए पे लगाने में, दोनों के मन में एक डर बना रहता है। और इस कारण से कई सारे ऐसे फ्लैट्स हैं जो खाली हैं, कि मकान मालिकों के पास 2-2 3-3 घर है, या विदेश में चले गए, या शहरों में चले गए, किसी दूसरे शहर में चले गए, अपना वो घर खाली रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि किसको देंगे, पता नहीं वो खाली करे ना करे। बिकॉज ऑफ ऑल सच एप्रीहेंशंस पीपल कीप देयर प्रॉपर्टीज वैकेंट। और इससे दिक्कत क्या होती है कि कई सारे लोगों को घर नहीं मिल पाता। और सरकार, भारत सरकार का एक प्रॉमिस है, उन्होंने कमिटमेंट लिया है कि दे विल एंश्योर अफोर्डेबल हाउसिंग टू ऑल बाय 2022। और ये जो कमिटमेंट है भारत सरकार का, वो फुलफिल नहीं हो पाता है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने फ्लैट्स बंद कर रखे हैं, किसी को भी नहीं दिया है। तो हाउ विल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंश्योर अफोर्डेबल हाउसिंग टू ऑल इन सच सिनेरियो? तो इन सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए भारत सरकार लेकर के आई है मॉडल टेनेसी एक्ट। और ये मॉडल टेनेसी एक्ट शेयर किया गया है तमाम स्टेट्स के साथ, यूनियन टेरिटरीज़ के साथ। इस मॉडल टेनेसी एक्ट का पर्पस ही है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा जाए कि आप इस तरह से कानून बनाएं ताकि टेनेसी को लेकर के कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी आ जाए। तो समझिए, ये जो मॉडल टेनेसी लॉ है, इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं। मॉडल टेनेसी लॉ में सबसे पहले तो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए एक मैकेनिज्म रखा गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक रेंट अथॉरिटी होगा या रेंट कोर्ट होगा, जो कोई भी डिस्प्यूट मकान मालिक, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा। इस मॉडल टेनेंट लॉ में ये भी कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बनाया जा सकता है रेंट अथॉरिटी, और जो रेंट की कॉपी है, एक डिजिटल कॉपी रेंट की सबमिट की जानी चाहिए रेंट अथॉरिटी को इन द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। उसके अलावा जो सिक्योरिटी की बात है, जो एडवांस हम लोग देते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट इसको कहा जाता है, तो रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस के लिए 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट, 2 महीने का जो रेंट है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह दिया जाना चाहिए। जबकि कॉमर्शियल प्रेमाइसेस है तो 6 महीने का रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह दिया जाना चाहिए। इफ़ द टेनेंट फेल टू वैकेट द प्रेमाइसेस, अगर आपने खाली नहीं किया घर लेने के बाद, अगर आप ये एडवर्स पोजीशन करने की कोशिश करेंगे, तो उस केस में मकान मालिक को पावर है कि वो आपका किराया डबल कर सकता है 2 महीनों के लिए, और उसके बाद आपका किराया वो 4 गुना कर सकता है। और अगर आप नहीं देंगे तो फिर वो रेंट अथॉरिटी के पास कंप्लेन कर सकता है। तो अगर आपका किराया है मान लीजिए 30,000 रुपये, और पीरियड ख़त्म होने के बाद आपने घर खाली नहीं किया, तो अगले महीने से 60,000 देने के लिए रेडी हो जाइए, और उसके 2 महीने बाद 1,20,000 देने के लिए रेडी हो जाइए। तो ये सब चीज़ें लाई गई हैं ताकि किसी को भी कोई तकलीफ ना हो। टेनेंट कैन नॉट सबलेट अ पार्ट ऑफ और द होल प्रॉपर्टी टू समवन एल्स। ऐसा नहीं कि आपने किराया लिया 10,000 में और वही जगह आपने किसी और को 20,000 में दे दिया, ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। द लैंडलॉर्ड कैन नॉट हाइक द रेंट इन मिडिल ऑफ द टेन्योर, बीच में ही आप लैंडलॉर्ड रेंट को बढ़ा नहीं सकता। तो ये सब चीज़ें हैं जो मॉडल टेनेसी लॉ में लिखा गया है। तो ये मॉडल टेनेसी लॉ है क्या, आई होप आपको समझ आ रहा है। सरकार ने, भारत सरकार ने एक बेसिक मॉडल टेनेसी लॉ बनाया है, मोटा मोटा फ्रेमवर्क, और ये फ्रेमवर्क बना करके स्टेट्स को दे दिया कि भाई अपने अपने स्टेट में ये कानून लेकर के आइए। तो सवाल ये उठता है कि सरकार ने खुद ही क्यों नहीं बना दिया, यूनियन पार्लियामेंट ने डायरेक्टली ये कानून क्यों नहीं बना दिया? तो उसका जवाब भी काफ़ी सरल है कि ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है ये स्टेट लिस्ट का हिस्सा है, क्योंकि लैंड इज़ द मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट। तो लैंड पे बनी हुई जो प्रॉपर्टी है दैट इज ऑल्सो मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, और इस कारण से यूनियन पार्लियामेंट इस पर डायरेक्ट कानून नहीं बना सकती। लेकिन भारत सरकार ने फिर भी कोशिश की है अपने तरफ से कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे करके स्टेट्स को गाइड करने की कि इस डायरेक्शन में आप कानून बनाइए। अगर स्टेट्स इस डायरेक्शन में कानून बनाते हैं तो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी टेनेंसी प्रोसेस में। इससे जो लैंडलॉर्ड है और टेनेंट्स हैं उन दोनों को कॉन्फिडेंस आएगा, और इससे जो टेनेंसी का प्रोविजन है वो और ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाएगा। लोग अपने घरों को बेवजह का बंद नहीं रखेंगे, और इससे फ़ायदा क्या होगा कि सरकार का जो गोल है टू एंश्योर अफोर्डेबल हाउसिंग टू ऑल बाय 2022 दैट मे गेट फुलफिल्ड।
इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is taken from Science and Technology segment. It is about China's artificial sun, and this topic is important from our syllabus paper 4 Science and Technology point of view. तो इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हम ब्रीफली समझते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शंस किस किस तरीके के होते हैं. तो आई होप आपको भी पता ही होगा, बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन यानी कि किसी भी एटम के अंदर का जो न्यूक्लियस होता है. एटम तो आप जानते ही हैं, एटम के मेनली 3 पार्ट होते हैं. एक न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्ट होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन. तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी रिएक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन. और न्यूक्लियर रिएक्शन 2 तरीके का होता है. फिजन मतलब टूट जाना, न्यूक्लियस का टूट जाना. इस केस में देखिए कैसे न्यूक्लियस टूट जा रहा है, तो यह है फिजन रिएक्शन. ये इस इमेज में भी आपको बेहतर दिख सकता है. इस डायग्राम में देखिए कैसे ये एक बड़ा सा न्यूक्लियस है यूरेनियम का, ये टूट गया क्रिप्टम और बैरियम में. इसको कहते हैं फिजन रिएक्शन. तो फिजन रिएक्शन यूरेनियम वाला कैसे होता है, एक इलेक्ट्रॉन आकर के हिट करता है और उसके बाद ये 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस क्रिप्टन और बैरियम में टूट जाता है और 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन उस प्रोसेस में प्रोड्यूस होते हैं. ये है फिजन रिएक्शन. When one nucleus breaks into 2 smaller nucleus. एक होता है फ्यूजन रिएक्शन. फ्यूजन रिएक्शन में 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में मर्ज कर जाते हैं एंड दे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ए लार्जर न्यूक्लियस. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ड्यूटेरियम, जिसको हेवी वाटर भी कहते हैं, वो मिक्स हो गया, उनके दोनों के न्यूक्लियस मर्ज हो गए और यहाँ पे बन गया हीलियम. सो दिस इज नोन एज फ्यूजन रिएक्शन. अभी फ्यूजन रिएक्शन में एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है सडनली, जबकि फिजन रिएक्शन में इसके तुलना में फ्यूजन के तुलना में फिजन रिएक्शन में एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है. एनर्जी तो दोनों में प्रोड्यूस होगी. देखो आप इस इमेज से आपको पता चलेगा, जब यहाँ पे फिजन होता है तो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जब फ्यूजन होता है तो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है. लेकिन जो एनर्जी का अमाउंट है वो फ्यूजन रिएक्शन में बहुत ज़्यादा है. सडनली आप देखो बहुत ज़्यादा ये एनर्जी बढ़ जाती है फ्यूजन रिएक्शन में, जबकि फिजन में कम आता है फ्यूजन की तुलना में. तो एनर्जी कंपैरिजन तो मैंने आपको बता दिया कि फ्यूजन का ज़्यादा है. फ्यूजन रिएक्शन ही होता है सन के अंदर, और यही कारण है कि सन से इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है. इनफैक्ट फ्यूजन रिएक्शन प्रोड्यूसेस सेवरल टाइम्स ग्रेटर एनर्जी दैन फिजन रिएक्शन. अगर कंपैरिजन किया जाए वेस्ट कंपैरिजन, तो आपको पता चलेगा कि फिजन रिएक्शन में थोड़े बहुत न्यूक्लियर वेस्ट रिलीज होते हैं. उसके अलावा फिजन रिएक्शन में ग्रीन हाउस गैसेज भी रिलीज होते हैं, जबकि फ्यूजन रिएक्शन काफ़ी क्लीन है. फ्यूजन रिएक्शन में ना ही न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होता है, ना ही ग्रीन हाउस गैस जनरेट होता है. फ्यूजन रिएक्शन को हैंडल करना भी आसान है, सेफ प्रोसेस है, और इसमें एक्सीडेंट के चांसेस भी कम हैं. तो सवाल ये उठेगा कि सर फ्यूजन ही क्यों नहीं करते हम लोग, फिजन क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि ज़्यादातर जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो फिजन रिएक्शन पे हैं. ज़्यादातर क्या, अभी तक तो सब फिजन पे हैं. फ्यूजन को अभी तक डेवलप किया ही नहीं जा चुका है एट कॉमर्शियल स्केल. फ्यूजन अभी तक कॉमर्शियल लेवल पे डेवलप नहीं हुआ है. ज़्यादा सब न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूजन रिएक्शन पे ही काम करते. तो सवाल ये उठता है कि जब सब अच्छा है फ्यूजन में, ना वेस्ट जनरेशन है, ना ग्रीन हाउस है गैस है, और हैंडलिंग भी सेफ है, तो फिर फ्यूजन क्यों नहीं करते, फिजन क्यों करते हैं? तो मुद्दा यह है कि फ्यूजन की जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करना थोड़ा कठिन है. अभी तक फ्यूजन की टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से मास्टर नहीं किया जा सका है. जिस दिन ये फ्यूजन की टेक्नोलॉजी पूरी तरह से मास्टर हो गई, उस दिन वी विल गेट एन अनलिमिटेड सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी, क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलता है, एंड दैट टू एट वेरी लो कॉस्ट. तो फ्यूजन रिएक्शन की टेक्नोलॉजी को अभी तक पूरी तरह से मास्टर नहीं कर पाए हम लोग. तो ज़रा देखते हैं कि फ्यूजन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए कहाँ कहाँ पे क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं. तो पूरे दुनिया भर में 2 मेन एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं फ्यूजन रिएक्शन को टेक्नोलॉजी को मास्टर करने के लिए. पहला एक्सपेरिमेंट है इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर. ये जो इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है, ये बनाया जा रहा है फ्रांस के अंदर, और इसको दुनिया के कई सारे देश मिल करके डेवलप कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रसिया और यूएस, ये सब मिल करके ये ITER को डेवलप कर रहे हैं. इसमें अकेले यूरोपियन यूनियन ने 45% कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, बाकी सारे कंट्रीज ने मिल करके 9% कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है. उम्मीद की जा रही है कि ये जो रिएक्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा बाय 2025 और ये फ्यूजन रिएक्शन की टेक्नोलॉजी को मास्टर कर लेगा. और दूसरा, चाइना तो इसमें है ही, ITER में तो है ही, उसके अलावा चाइना अपना खुद का भी एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी, फ्यूजन की एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, जिसका नाम उसने दिया है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामैक ईस्ट. इसको चाइनाज एक्सपेरिमेंटल सन नाम से भी कहता है. तो इसका आप समझिए पेट नेम है या कॉमन नेम है चाइनाज एक्सपेरिमेंटल सन, और उसका टेक्निकल नाम है ईस्ट.
अब करंट न्यूज़ क्या है? करंट न्यूज़ ये है कि चाइना का ये जो आर्टिफिशियल सन प्रोग्राम है उसको डेमो बेसिस पे रन कर दिया है चाइना ने। तो ITER से आगे चल रहा है चाइना, उसने डेमो बेसिस पे रन कर दिया है इस ईस्ट प्रोग्राम को, और उसने इस ईस्ट प्रोग्राम को लगभग 101 सेकेंड के लिए रन किया था, जिसमें इसकी टेम्परेचर लगभग 216 मिलियन डिग्रीज तक 216 मिलियन डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक या 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक अचीव हो गई थी। इनफैक्ट आगे के 20 सेकेंड में तो इसकी टेम्परेचर 288 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गई थी, जो हमारे सन से 10 गुना तक ज़्यादा गर्म है। तो चाइना का सरल शब्दों में कहा जाए तो दुनिया में दो ही प्रोग्राम्स चल रहे हैं मेनली फ्यूजन रिएक्शन को मास्टर करने के लिए, एक तो ITER और दूसरा ईस्ट प्रोग्राम चाइना का। और चाइना का ईस्ट प्रोग्राम थोड़ा आगे चल रहा है, उसने डेमो बेसिस पे तो कम से कम रन करा दिया है, और इस तरह से रन कराया है कि सन से भी 10 गुना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करके दिखा दिया है, बट फॉर वेरी शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम, दैट इज समवेयर क्लोज टू 20 सेकेंड। अब वो बात अलग है कि अब ये जो था पूरा का पूरा ये जो प्रोग्राम था उसको अभी तक खाली एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे रन किया जा सका है। इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन होना अभी भी काफ़ी दूर है, इसमें वक्त लगेगा। इसको 20 सेकंड के लिए तो रन किया है चाइना ने, इसको पूरी तरह से टेम करके इस टेक्नोलॉजी को और उसको कॉमर्शियल लेवल पे डेवलप करने में अभी वक्त लगेगा। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। The next article is taken from Assam segment. It is about Golden Triangle and this topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो करंट न्यूज़ क्या है? करंट न्यूज़ काफ़ी सरल है। जब से नई सरकार आई है, इन्होंने एंटी नारकोटिक ड्राइव चलाया है असम के अंदर। मतलब असम के अंदर जो भी ड्रग्स अब्यूज के केसेस हैं उसको कम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। असम पुलिस ने इसके लिए एक मूवमेंट चलाया है या ड्राइव चलाया है। इसका नाम दिया गया है द वॉर अगेंस्ट ड्रग्स। और पिछले 20 दिनों में ही 10 मई से 31 मई तक में ही 264 केसेज रजिस्टर किए गए हैं अंडर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट ऑफ 1985। यही कानून है जिसके हिसाब से ड्रग पेडलर को सजा दी जाती है। तो 264 केसेज रजिस्टर किए गए हैं, 441 पीपल हैव बीन अरेस्टेड। तो हमारे स्टेट में द वॉर अगेंस्ट ड्रग ड्राइव चल रहा है। ये सरल सा मतलब है, असम पुलिस चला रही है। तो ये तो चलिए, तो कॉमन बात हो गई, ये तो इसको तो एग्जाम में हम लिख नहीं पाएंगे, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम 6-8 महीने बाद होगा, तब तक ये ड्राइव में और क्या क्या होता है वो और देखेंगे। तो ये तो फैक्चुअल चीज़ें हैं, ट्रिवियल हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसी आर्टिकल में एक इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है जिसको आपको समझना जरूरी है। इस आर्टिकल में बताया गया है द मेन रीजन बिहाइंड ह्यूज ड्रग ट्रैफिकिंग एंड अब्यूज इन असम। आखिर क्या कारण है कि हमारे स्टेट के अंदर ड्रग ट्रैफिकिंग या ड्रग अब्यूज़ या मिसयूज बहुत ज़्यादा होता है? तो कारण है गोल्डन ट्रायंगल या नियरनेस टू गोल्डन ट्रायंगल। तो क्या है गोल्डन ट्रायंगल वो भी समझते हैं। देखिए, ये एक एरिया है साउथ ईस्ट एशिया रीजन में। 3 देश, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, इन तीनों देश के बीच का ये जो एरिया है, ट्रायंगुलर एरिया, ये इसको कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल। ये गोल्डन ट्रायंगल एरिया जो है, इट इज़ नोटोरियस रीजन, बदनाम एरिया है फॉर ग्रोइंग ओपियम। यहाँ पे बहुत सारा ओपियम उगाया जाता है, ड्रग्स उगाए जाते हैं। और फिर इसको यहाँ से ले करके हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, मणिपुर या फिर मिजोरम में घुसते हैं ये लोग, नागालैंड में घुसते हैं, और फिर वहाँ से आसाम में घुस जाते हैं, और आसाम से होकर के फिर मेनलैंड इंडिया में इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो चूँकि नॉर्थ ईस्ट इज़ वेरी नियर टू दिस गोल्डन ट्रायंगल, इसी कारण से नॉर्थ ईस्ट के अंदर ड्रग अब्यूज के और ड्रग ट्रैफिकिंग के केसेस ज़्यादा हैं। दिक्कत क्या है कि ये जो एरिया है, ये जो बॉर्डर है इंडिया म्यांमार का बॉर्डर, ये काफ़ी पोरस है। यहाँ पे कई सारी नदियाँ, जंगल या फिर रग्ड टेरेन है, पहाड़े टूटे फूटे, इस कारण से ड्रग पेडलर्स आराम से घुस जाते हैं हमारे देश में और ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं। तो उनको रोकने का एक ही उपाय है कि हम अंदर अपनी पुलिसिंग को स्ट्रॉन्ग कर दें, और यही कर रही है असम सरकार, असम पुलिस, with its drive known as the war against drugs. In our segment most probable prelims topics for upcoming UPSC, today we will cover topic number 256 to 260. Topic number 256 is about Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. It is a crop insurance scheme in line with one nation one scheme theme. और पहले से जो भी स्कीम्स चल रहे थे क्रॉप इंश्योरेंस के, जैसे कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम या मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, इसको हटा दिया गया है। इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कैसा है कि जो भी प्रीमियम अमाउंट होगा फार्मर्स को अपने खारिफ क्रॉप के लिए, उसका बस 1.5% प्रीमियम देना, खारिफ क्रॉप के लिए, खारिफ क्रॉप के लिए खाली 2% प्रीमियम देना होगा, राबी क्रॉप के लिए सिर्फ 1.5% प्रीमियम देना होगा, और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए 5% प्रीमियम देना होगा। बाकी जो भी प्रीमियम का पैसा है वो सरकार
देगी। देयर इज़ नो अपर लिमिट ऑन द गवर्नमेंट सब्सिडी, ये नहीं कि इससे ज़्यादा 1.5 लाख या 2 लाख से ज़्यादा हम सब्सिडी नहीं देंगे, जितना उसके ऊपर का प्रीमियम होगा सब सरकार देगी। और टू एड्रेस द डिमांड्स ऑफ द फार्मर्स द स्कीम हैज़ बीन मेड वॉलंटरी फॉर ऑल फार्मर्स फ्रॉम द खरीफ सीजन। तो हर एक फार्मर को कह दिया गया कि आपकी इच्छा हो तो आप सब लोग ले सकते हैं इस स्कीम को, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। सो प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। Topic number 257 is about e-Rakam. It is first of its kind initiative that leverages technology to connect farmers to of the smallest village to big markets. तो समझिए कि फ्लिपकार्ट है फार्मर्स का, अपने सामान को वो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ई-रकम उसके बेसिस पे उसके मदद से बेच सकते हैं। इस ई-रकम को डेवलप किया है MSTC ने विथ हेल्प ऑफ सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ई-रकम इज अ डिजिटल इनिशिएटिव दैट ब्रिंग्स टुगेदर फार्मर, FPOs, PSUs टुगेदर। जब मैं क्लास में भी पढ़ाता हूँ ई-रकम तो कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ई-रकम और ई-नैम में फिर अंतर क्या हुआ। तो ब्रीफली समझ लो, देखो ई-नैम लेकर के आई थी भारत सरकार, वो भी इसी तरीके का था डिजिटल प्लेटफॉर्म, लेकिन चूंकि ई-नैम को डेवलप करने की जिम्मेदारी दी गई थी स्टेट्स को और स्टेट्स इसको ठीक से इंप्लीमेंट कर नहीं रहे थे क्योंकि उनको फ़ायदा होता है मंडियों से, फिजिकल मंडीज़ में उनको पैसा मिलता है। तो इस कारण से भारत सरकार ने सोचा कि अपनी दो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं MSTC और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन आर्म्स की मदद से क्यों ना एक इसी तरह का ऑनलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाए, और इसी डायरेक्शन में फिर ई-रकम को लॉन्च किया गया। तो ई-नैम के फेलियर के कारण बिकॉज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स ई-रकम को लॉन्च किया गया। अदरवाइज काम मोर और लेस दोनों का सेम है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए फार्मर्स को ताकि वो अपने प्रोडक्ट को बेच सकें। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 257। टॉपिक नंबर 258 इज अबाउट सीड विलेज प्रोग्राम। तो असिस्टेंस टू ट्रेन फार्मर्स ऑन सीड प्रोडक्शन इज गिवन अंडर दिस सीड विलेज प्रोग्राम, जिसमें 50 से 150 फार्मर्स के ग्रुप को 15,000 रुपये दिए जाते हैं for development of indigenous seeds. It is available for all agricultural crops. Please attempt this question based on topic number 258. Topic number 259 is about Udan initiative. It is launched by CBSE to enable girls students for enrolling into higher education. And it provides free cost support to girl students of class 11th and class 12th. Please attempt this question based on this particular topic. Topic number 260 is about price stabilization fund. It refers to any fund constituted for the purpose of containing extreme volatility in selected agricultural commodities. This scheme was introduced in 2014 union budget when rupees 500 crore fund was created for this purpose in order to mitigate the volatility in the price of agricultural produce. The price stability fund is maintained by Small Farmer Agro Business Consortium SFAC, which is a society promoted by Ministry of Agriculture for linking agriculture to private businesses. Please attempt this question based on this particular topic. This is the answer of question number 251 to 255 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We'll be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. विच आर द फर्स्ट स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर. सो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D. And which of the following are true regarding Interpol? So it is an intergovernmental organization headquartered in Lyon, France. Absolutely correct. India joined organization in 2009. This is wrong. India joined it way back in 1949 itself. So the correct answer is option A, one only. Gopal Ratna Award is associated with milk. So the correct answer is option A. WAMUL was established in 1976 by National Dairy Development Board. So correct answer is option B. That's all from our side for today. Thanks for watching.